अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पहले के जमाने में एक नेक बादशाह था। एक मर्तबा बादशाह अपने वजीरों के साथ सैर के लिए निकला। जंगल के करीब डेरे डाले गए। जब खाने का वक्त हुआ तो दस्तरखान बिछाया गया। इतने में बादशाह ने देखा कि एक बहुत बड़े दरख्त पर एक बंदर बैठा हुआ सब कुछ खामोशी के साथ देख रहा है। उसमें बंदरों वाली कोई भी हरकत नहीं थी। बादशाह ने कहा कि थोड़ा सा खाना उस बंदर के सामने भी डाल दो। नौकरों ने थोड़ा सा खाना उस बंदर के सामने भी डाल दिया। बंदर पेड़ से नीचे उतर कर आता है और एक ठिकरी को लेकर कोयले से कुछ लिखता है और फिर बंदर ने वो ठिकरी बादशाह को दे दी। ठिकरी पर लिखा हुआ था, मैं ऐसे खाने नहीं खाऊंगा, बल्कि जैसा दस्तरखान बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा ही मेरे लिए भी लगाया जाए। बादशाह को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसके लिए भी एक ऐसा ही दस्तरखान लगवाओ जैसा कि मेरे लिए लगाया गया है। उसके बाद बंदर दरख्त से नीचे उतर कर आया और खाना खाकर फिर से दरख्त के ऊपर चढ़ गया। अचानक आसमान पर काले रंग के बादल छा गए। नौकरों ने जल्दी जल्दी सारा सामान समेटा। बादशाह ने नौकरों से कहा कि एक टाट का टुकड़ा बंदर के सामने रख दो, कहीं वो भीग न जाए। नौकरों ने टाट का टुकड़ा बंदर के पास लाकर रख दिया। बंदर ने फिर कुछ ठिकरी पर लिखा और बादशाह को दे दिया। उस पर लिखा हुआ था, जैसा खैमा बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा खैमा मेरे लिए भी लगाया जाए, तब मैं आऊँगा। बादशाह के कहने पर वैसा ही खैमा बंदर के लिए भी लगाया गया। इतने में बारिश शुरू हो गई। वो बंदर दरख्त से नीचे उतरकर अपने खैमे के अंदर चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह जब वापस जाने लगा तो बादशाह ने नौकरों से कहा कि जाओ और बंदर से पूछ कर आओ, क्या वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। तो बंदर ने फिर ठुकरी पर कुछ लिखा, जैसा हाथी बादशाह के लिए तैयार किया गया है वैसा ही हाथी मेरे लिए भी तैयार किया जाए, तब मैं जाऊँगा। बादशाह बंदर के अंदर दिलचस्पी लेने लगा और इसके लिए भी अपनी जैसी सवारी तैयार करवाई। जब महल के पास पहुँचे तो बादशाह ने हुक्म दिया कि जो खैमे नौकरों के लिए हैं उनमें से एक खैमा बंदर को भी दे दिया जाए। लेकिन बंदर ने फिर से लिख कर दिया, जैसा महल बादशाह के लिए है वैसा महल मेरे लिए भी बनवाया जाए, फिर मैं वहाँ रहूंगा, वरना मैं वापस जंगल में चला जाऊंगा। बादशाह के पास एक और महल भी था जहाँ वो बहुत कम आया जाया करता था। वो महल बंदर को दे दिया गया। बादशाह की बीवी और नौकरों को बंदर से बहुत ज्यादा चिढ़ हो गई थी। उधर बंदर ने बादशाह के महल में भी आना जाना शुरू कर दिया। बंदर मुकदमे बहुत ही गौर से सुनता। जब बादशाह कोई गलत फैसला लेने वाला होता तो बंदर बादशाह के हाथ से फौरन कागज को लेकर फाड़ देता और कलम से सही फैसला लेकर बादशाह के हाथ में दे देता। शुरू में तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर बादशाह समझ गया कि बंदर की वजह से वो बहुत सारी गलतियों से बच गया है। उस बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी से दिलो जान से ज्यादा मोहब्बत करता था। बंदर को देखने का शौक बादशाह की बेटी को भी पैदा हो गया। एक दिन शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बंदर को देखने के लिए आई। जब बंदर ने शहजादी को देखा तो उसे देखकर वो घूरने लगा। शहजादी बंदर के डर से महल के अंदर भाग गई और उसके बाद से ये होने लगा कि शहजादी जब भी बन सवर कर अपना चेहरा आईने में देखती तो पीछे से बंदर का चेहरा नजर आ जाता। पता नहीं कैसे बंदर उसके कमरे में घुस जाता। एक दिन बंदर ने पर्ची में कुछ लिखकर शहजादी के हाथ में थमाया। उस पर्ची में लिखा हुआ था, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? यकीन करो मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ। शहजादी जानती थी कि ये तहजीबमंद बंदर है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। धीरे धीरे शहजादी को बंदर से हमदर्दी हो गई। जब ये बात बादशाह तक पहुंची तो उसे ये बात अच्छी न लगी कि बंदर उसकी बेटी के कमरे में आता जाता है। बादशाह अगले दिन बंदर से मिलने के लिए उसके पास आया। बंदर महल में मौजूद था। बादशाह कहने लगा कि देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हारी हर बात को माना, तुम्हें अपनी बराबरी का दर्जा दिया। शायद दूसरा कोई बादशाह तुम्हारे साथ ऐसा ना करता, और अब तुमने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया है। ये बात मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी। इससे पहले कि मैं कुछ सख्त कदम उठाऊं, तुम बाज आ जाओ। बंदर झट से महल से कागज और कलम लेकर आया और कुछ लिखकर बादशाह को दे दिया। उसमें लिखा हुआ था, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। बादशाह तो ये पढ़कर हक्का बक्का रह गया कि अपनी फूल जैसी शहजादी की शादी इस बंदर से तो ये कभी भी नहीं हो सकता। बादशाह ने कहा, ऐसा तो मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं हो सकता। बंदर ने लपक कर बादशाह के कमर से तलवार निकाली और दूसरे हाथ से लिखा, अगर ऐसा आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता तो मरने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको मारकर आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। आप मेरे मोहसिन हैं, आपने मुझे इस महल में रखा, मेरे खाने पीने का इंतजाम किया। मैं आपको मारकर अपने हाथ आपके खून से रंगना नहीं चाहता। बादशाह ने अपनी मौत को सामने देखा तो कहने लगा, अच्छा मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो। बादशाह अपने महल वापस आ गया। वो बहुत परेशान हुआ। एक तरफ बेटी थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी जान। सारी रात टहलते हुए उसने परेशानी में गुजार दी, लेकिन अपनी बीवी को उसने कुछ भी नहीं बताया। वो जानता था कि बीवी को जैसे ही पता चलेगा वो सारा महल अपने सर पर उठा लेगी। सुबह होने तक बादशाह फैसला कर चुका था कि वो अपनी जान दे देगा, लेकिन अपनी बेटी की शादी बंदर से कभी भी नहीं करेगा। वो कुछ नसीहतें करने के लिए अपनी बेटी के पास गया कि बेटी, कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें अपनी माँ को कैसे देखना है और सल्तनत को कैसे संभालना है। शहजादी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अब्बा जान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं?
اللہ ताला आपकी उम्र में बरकत अता करे। बादशाह ने कहा, मेरी बेटी, वो बंदर मेरे भी पीछे पड़ गया है और मुझसे कहता है कि मैं इसकी शादी तुमसे करा दूं, वरना वो मुझे जान से मार देगा। लेकिन ये तो नामुमकिन है, मैं तुम्हारी शादी उससे भला कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारी माँ ने उसके कत्ल के कई बार मंसूबे किए, लेकिन वो हमेशा नाकाम रही। वो बंदर आज भी जिंदा फिरता है। बादशाह कहने लगा कि मैं जाकर बंदर को साफ साफ बता देता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ कभी भी नहीं कर सकता। उसके बाद शायद वो मुझे मार दे। तुम अपनी माँ के साथ तहखाने में जाकर छुप जाना और उस वक्त तक बाहर न निकलना जब तक कि वो बंदर यहाँ से चला ना जाए। और शहजादी ने कहा कि अब्बा जान, आपकी जान इतनी बेकार तो नहीं है। आप मेरे वालिद ही नहीं, इस सल्तनत के बादशाह भी हैं। आप जाकर बंदर से मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। आखिरकार शहजादी ने जैसे तैसे अपने बाप को मना ही दिया। बादशाह ने बंदर को अपनी रजामंदी बताई और बंदर ने कहा, आप शादी की तैयारी शुरू कर दें। मलका को जब ये बात मालूम हुई तो उसने सारा महल अपने सर पर उठा लिया। निकाह वाले दिन बादशाह ने मलका को एक कमरे में बंद कर दिया और शहजादी का निकाह उस बंदर के साथ करवा दिया। शहजादी रुखसत होकर बंदर के महल में चली गई। अगले दिन जब शहजादी महल वापस आई तो बहुत ज्यादा खुश थी। मलका ने जब ये देखा तो हैरान रह गई। मलका बोली, बेटी, तुम उस बंदर के साथ इतनी खुश हो? शहजादी बोली, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। शहजादी दिन में अपने बाप के महल में रहती और रात के वक्त वो बंदर के पास उसके महल में चली जाती। एक बार रात के वक्त मलका ने नौकरानियों वाला लिबास पहना और बंदर के महल में चली गई। शहजादी के कमरे का दरवाजा बंद था। मलका ने दोनों की बातें सुननी शुरू की। अंदर से किसी मर्द के बोलने की आवाज आ रही थी। मलका ने ताले के सुराख से अंदर झांका तो देखा कि शहजादी एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान के साथ बैठी हुई है। मलका ने ताले के सुराख से अंदर झांका तो देखा कि शहजादी एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान के साथ बैठी हुई है। वो शहजादी के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है। ये देखकर मलका हैरान रह गई और सोचने लगी, अच्छा तो ये बात है। तभी तो मैं कहूँ कि मेरी बेटी भला इस बंदर के साथ इतना ज्यादा खुश कैसे रह सकती है। अब मलका वहाँ से पलट कर जाने लगी। उसको एक तरफ बंदर की खाल पड़ी हुई नजर आई। मलका सोचने लगी, इतनी मोटी खाल बंदरों वाली ये अपने ऊपर पहनकर भला क्यों रखता है और बंदर बना क्यों फिरता है? अगर मैं इस खाल को जला दूं तो फिर ये कभी भी बंदर नहीं बनेगा। ये सोचकर वो बंदर की खाल उठाकर अपने महल में ले आती है और इस खाल को आग लगा देती है। उधर मलका ने बंदर की खाल को आग लगाई, उधर शहजादे को जलन महसूस होने लगी। शहजादा बचाओ बचाओ करके गायब हो गया। हैरान कुन शहजादी अपने वालिद के महल में वापस आती है तो देखती है उसकी वालिदा ने बंदर की खाल को आग लगा दी थी। शहजादी ने जल्दी जल्दी से वो आग बुझाई। शहजादी को पता चल गया कि उसकी माँ का ये कारनामा है। वो रो रो कर कहने लगी, हाय अम्मा जान, आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। आखिर आपकी क्या दुश्मनी है मुझसे? उसकी अम्मा ने कहा, बेटी, मुझे क्या पता था। मैंने तो सोचा कि मैं वो बंदरों वाली खाल अगर जला दूंगी तो वो बिल्कुल नौजवानों की तरह मेरा जमाई राजा बना रहेगा। शहजादी ने कहा कि अम्मी जान, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। अब आपको ठंडक पड़ गई। माँ शहजादी की तमाम बातों को सुनकर परेशान थी। जब बादशाह को पता चला तो बादशाह ने नौकरों को भेजा, लेकिन कहीं से भी बंदर की कोई खबर न मिली। अब शहजादी ने जोगन वाले कपड़े पहन लिए और शहजादे की तलाश में निकल गई। जंगल जंगल, सहरा सहरा वो भटकती फिरती। उसके पाँव में छाले पड़ गए। शहजादी का रंग रूप पूरी तरह से बदल गया। एक रात शहजादी उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उस पेड़ के ऊपर चकोर और चकोरी बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। शहजादी उनकी बातें सुन रही थी। चकोर दरअसल एक परिंदा होता है। चकोरी ने चकोरे से कहा, क्या बात है चकोरे, तू इतना परेशान क्यों है? चकोरे ने कहा, क्या बताऊं, यहाँ से यूरोप की तरफ एक शहजादा है। मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। उसके सारे जिस्म पर बड़े बड़े औले पड़े हैं। वो सो भी नहीं सकता। सारे तबीब और हकीम उसका इलाज कर करके हार गए हैं। कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा। चकोरी ने पूछा, शहजादे की ये हालत भला कैसे हुई? चकोरे ने कहा, किसी जालिम ने शहजादे को जलाकर मारने की कोशिश की थी। शहजादे की जान तो बच गई, लेकिन उसका सारा जिस्म जल गया है। चकोरी ने कहा, ऐ चकोरे, क्या हमारे शहजादे के दुख का कोई इलाज नहीं है? चकोरे ने कहा है, अगर कोई हमारी पीठें इकट्ठी कर ले और उन्हें संदल के साथ घिसकर 40 दिन तक रोजाना सुबह शाम शहजादे को लगाए तो शहजादे के सारे जख्म भर जाएंगे। शहजादी समझ गई कि ये मेरे शहजादे के बारे में बात हो रही है। चकोरी चकोरा तो सुबह उड़ गए। शहजादी ने उनकी सारी पीठें इकट्ठी की और एक तबीब के भेस में वो यूरोप की तरफ चल पड़ी। वहाँ से कुछ ही मील की दूरी पर शहजादी को एक शहर नजर आया। शहर बहुत ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन वहाँ की हर चीज पर उदासी छाई हुई थी। वहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और अपने अपने कामों को अंजाम दे रहे थे। शहजादी जिससे भी उसकी परेशानी की वजह पूछती तो सारे बताते कि उनके शहजादे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। शहजादी ने बाजार से संदल खरीदा और दूसरी दवाएं ली और जरूरत का सामान खरीद कर शहजादी शाही महल में पहुँच गई और पहरेदारों से कहने लगी कि जाकर बादशाह से कहो कि हिमालय की पहाड़ियों से एक तबीब आया है, वो शहजादे का इलाज करेगा। पहरेदार भागता हुआ बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा कि उसे फौरन अंदर बुला कर लाओ। बादशाह ने देखा कि ये तो अभी नौजवान है, ये शहजादे का भला क्या इलाज करेगी? इतने बड़े बड़े तबीब और हकीम जिसका इलाज न कर सके। फिर भी बादशाह ने कहा, तुम भला क्या कर लोगे? बड़े बड़े तबीब और हकीम हार चुके हैं,
शहजादी बोली, अगर 40 दिन में शहजादा ठीक न हुआ तो जो चोर की सजा है वही मेरी सजा। ये सुनकर बादशाह ने खुशी से हाँ कर दी और शहजादी ने कहा कि मुझे शहजादे के साथ वाला कमरा चाहिए ताकि मैं दिन रात शहजादे की देखभाल कर सकूं। बादशाह के हुक्म पर शहजादी को शहजादे के साथ वाला कमरा दे दिया गया। शहजादी ने इलाज शुरू किया और महीने भर ही में शहजादा पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन जख्म अभी थोड़े थोड़े कच्चे थे। जैसे कि चकोरी और चकोरे ने 40 दिन की बात की थी, इसी तरह शहजादी शहजादे की खिदमत करती रही और बादशाह ने उसे बहुत भारी इनामात देने की तैयारी कर रखी थी और शहजादा उस तबीब का दिल से शुक्रगुजार था। लेकिन हुआ ये कि 40वें दिन शहजादी ने शहजादे के जिस्म पर वो लेप किया और वहाँ से निकल गई और अपने महल की तरफ लौट आई। शहजादी ने वहाँ से आने से पहले शहजादे की अंगूठी जरूर उससे मांग ली थी और शहजादे की अंगूठी अपने साथ लेकर वो अपने वालिद के महल पर वापस आ गई। उधर शहजादे को ये मालूम नहीं था कि तबीब चला गया है। महल में शहजादे की सेहतयाबी की तैयारी बहुत जोरों शोर से हो रही थी, लेकिन तबीब का दूर दूर तक कोई भी अता पता नहीं था। शहजादा बहुत परेशान था और बादशाह भी हैरान था कि कैसा तबीब था, वो कैसा हकीम था जो बगैर एक पैसे का तकाजा किए हुए खामोशी के साथ यहाँ से चला गया। शहजादा जब मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया तो उसको अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आई। एक दिन वो अपने वालिद से इजाजत लेकर शिकार के बहाने से निकला और सीधा अपने ससुराल चला गया। उसने शाही लिबास पहन रखा था, उसके साथ फौज का एक शाही दस्ता भी था। नौकरों ने उसे बड़े ही एहतराम के साथ महल में बिठाया और बादशाह को खबर दी। बादशाह बेटी के गम में वक्त से पहले ही बूढ़ा हो चुका था। शहजादे ने बड़े ही अदब से बादशाह को सलाम पेश किया। बादशाह ने कहा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? शहजादे मालूम होते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और मैंने तो इससे पहले तुम्हें कभी भी देखा नहीं। शहजादे ने कहा, ए मेरे मोहसिन, आप भले ही मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको कभी भी नहीं भूल सकता। मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। दरअसल मैं वही बंदर हूँ जिसको आपने अपनी बराबरी का दर्जा दिया था, अपने महल में रखा, खिलाया पिलाया और अपनी बेटी के साथ मेरी शादी कर दी। बादशाह ने खुशी से और हैरत से पूछा कि बेटा ये कैसे मुमकिन है? शहजादे ने कहा कि आपको मैं अपनी कहानी बाद में बताऊंगा, पहले बताइए कि मेरी दुल्हन कहाँ है। बादशाह ने कहा, बेटा वो तुम्हारे जाने के बाद उसी महल में अकेले रहती है। शहजादा वहाँ खुशी से भागा, महल के अंदर गया। शहजादी गम की तस्वीर बनी बैठी थी, फूल सा चेहरा मुरझाया हुआ था। शहजादे को अपने सामने देखकर शहजादी को यकीन ही नहीं आया। शहजादे ने कहा, हाँ शहजादी, तुम्हारी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच कर लाई है। तुम्हारी माँ ने तो मुझे मारने में कोई कसर न छोड़ी। मेरा सारा जिस्म बड़े बड़े आंवलों से भर गया था, मेरे बचने की तो कोई उम्मीद न थी। शहजादी ने कहा, फिर तुम भला कैसे ठीक हुए? शहजादे ने उसे बताया। शहजादी ने कहा, अच्छा फिर तो आपने उस हकीम को बहुत माला माल कर दिया होगा। शहजादे ने कहा, नहीं, हैरत की बात यह है कि उसने हमसे कुछ भी नहीं लिया सिवाय मेरी एक अंगूठी के, और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। शहजादी ने उसे अंगूठी दिखाते हुए पूछा, क्या यही आपकी अंगूठी है? शहजादे ने कहा, हाँ, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आई? शहजादी ने कहा, क्योंकि वो तबीब कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। फिर शहजादी ने उसे पूरी कहानी सुनाई। शहजादी ने कहा, मेरी माँ भी आपकी दुश्मन नहीं थी। जब मेरी माँ ने आपको इंसान बना हुआ देखा तो उसने बंदर की खाल को जला दिया कि ना ये खाल होगी ना आप दोबारा बंदर बनेंगे। शहजादी बोली, गलती आपकी भी है कि आपने मुझे कभी भी बंदर बनने की वजह बताई ही नहीं, वरना मैं उस खाल को अपनी जान से ज्यादा हिफाजत के साथ रखती। शहजादे ने कहा कि दरअसल मुझे ये सारी बातें बताने का कभी मौका ही नहीं मिला। तकरीबन 1 साल पहले की बात है, मैं शिकार के लिए निकला और मेरे साथ नौकर भी थे। जंगल में मुझे एक हिरन नजर आया, मैंने उस पर तीर चलाया, वो हिरन मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैं उस हिरन की तलाश में निकला। मैं इतना आगे निकल गया कि मेरे साथ जो लोग थे वो सब के सब पीछे रह गए। मैं अपने साथियों से बिछड़ चुका था। मैंने देखा कि सहरा के पास एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, उनके करीब एक 10-12 साल का बच्चा भी बैठा हुआ था। वो बुजुर्ग रो रहे थे, उस बच्चे की टांग से खून बह रहा था। वो बुजुर्ग रो रो कर उस शख्स को बद्दुआएं देते जा रहे थे जिसने उस बच्चे की टांग पर तीर मारा था। मुझे देखकर बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, तुम इंसान हो या बंदर हो, तमीज तो तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरी है। बस ये उनके कहने की देर थी, मैं फौरन इंसान से बंदर की शक्ल में तब्दील हो गया। अब जंगल जंगल भटकता फिरेगा, तुझे कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। उनकी बद्दुआ से और अपनी हालत से मैं इतना परेशान हुआ, मैंने उनके पाँव पकड़ लिए, रो रो कर उनसे माफी मांगने लगा। मेरी इस हालत को देखकर उस बच्चे को मुझ पर तरस आ गया। उसने अपने दादा से कहा कि दादा जान, जब इंसान अपनी गलती को मान ले तो उसे माफ कर देना चाहिए, हमें चाहिए कि हम उसे माफ कर दें। लड़के ने जब बहुत ज्यादा इसरार किया तो बुजुर्ग ने कहा कि देख, इससे सीख, तूने इसके साथ क्या किया और ये तेरी भलाई मांग रहा है। खैर, मैं अपनी बद्दुआ तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसे कम कर सकता हूँ। साल भर तू बंदर ही रहेगा। जब कोई लड़की तुझसे हमदर्दी करते हुए शादी के लिए तैयार हो जाएगी तब तू अपनी असली हालत में वापस लौट आएगा। अगर 1 साल से पहले तेरी शादी हो गई, सिर्फ अपनी बीवी के सामने ही तू इंसान की शक्ल में आ सकेगा। मजबूर होकर मैं वहाँ से आ गया। मैं वापस अपने महल भी नहीं जा सकता था और मेरा कोई और ठिकाना भी नहीं था। 6 महीनों तक मैं जंगल में ही यूं भटकता रहा कि उसके बाद मेरी मुलाकात तुम्हारे वालिद के साथ जंगल में हो गई।
जो मुझे वहाँ से अपने साथ महल लेकर आ गए। फिर बादशाह ने तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी और आगे की सारी बातें तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। शहजादे की यह बात खत्म ही नहीं हुई थी कि मलका और बादशाह ने सारी गुफ्तगू सुन ली। फिर मलका ने शहजादे से माफी मांगी और शहजादे ने मलका को माफ कर दिया। बादशाह ने कहा कि हमारा कोई बेटा नहीं है, अब तुम मेरे पास रहोगे। शहजादे ने कहा, अभी तो मुझे अपनी दुल्हन को लेकर अपने महल पर जाना है, अपने वालिद से मिलवाने के लिए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपका हाथ बटाने जरूर आता रहूंगा। उसके बाद शहजादा अपनी दुल्हन का साथ लेकर अपने वालिद के पास चला गया और फिर दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी को गुजारने लगे। नाज़रीन, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।